बॉल को हमने ग्राउंड के ऊपर ऐसे छोड़ दिया, इट इज ड्रॉप, ये नीचे जाती है और जाके ग्राउंड से टकराती है, दैट इज ए कोलिजन। कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर को आपने मारा, उसने जाके गोटी को हिट किया, दैट इज ए कोलिजन। अगर उसने जाके बॉर्डर में हिट किया, दैट इज ए कोलिजन। तो दो चीजों का टकराना, कोलिजन, दैट इज ए वेरी कॉमन वर्ड। ओके, इस कोलिजन के बारे में हमने स्टडी करना है। ये कोलिजन में एक्सचेंज होते हैं, मोमेंटम के एक्सचेंज होते हैं, एनर्जी के एक्सचेंज होते हैं, वेलोसिटीज बदल जाती हैं। किस तरह से कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट्स बिहेव करते हैं, दैट वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक। ओके, इसको स्टडी करने के लिए हमने एक बड़ा सिंपल बॉल, बिलियर्ड बॉल्स का एक सैंपल बनाया। There are two balls which are moving in a straight line in the same direction. Their masses are m1 and m2. इनका नाम भी m1 m2 और ये दोनों मूव कर रहे हैं। इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2 and it is in such a way that u1 is more than u2. अगर u1 u2 से ज्यादा है तो ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम होता जाएगा। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? u1 माइनस u2। उस रिलेटिव वेलोसिटी से ये इसके नजदीक पहुंचता जाएगा, ये भी आगे बढ़ रहा है, ये ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है और दोनों जाकर यहाँ पर एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं। ये जब इसको जाकर हिट करेगा, देन व्हाट इज हैपनिंग? कोलिजन, m1 m2। यहाँ पर कोलिजन होता है। कोलिजन होने के बाद कौन आगे बढ़ जाएगा, m1 की m2? किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? m1। तो यहाँ पर जब कोलिजन होगा तो इसके बाद क्या होगा? कौन आगे जाएगा? m2 आगे जाएगा। ओके, कोलिजन होने से दोनों के बीच एक्सचेंज ऑफ फोर्स होता है। दोनों के बीच एक्सचेंज ऑफ फोर्स कैसे होता है? ये इसको पुश करेगा इस तरफ और एज ए रिएक्शन ये इसको पुश करेगा इस तरफ। तो जब ये इसको पुश करेगा तो m2 की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसकी जो वेलोसिटी थी, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसने इसको उल्टी तरफ हिट किया तो इसकी वेलोसिटी m1 की कम हो जाएगी। इन दोनों की वेलोसिटी को हम ये मानते हैं कि फिर से इनकी वेलोसिटी अलग अलग हो गई और ये यहां जाके सेपरेट हो गए। Now this is m2, it is moving with the velocity v2 and this is m1, it is moving with velocity v1। और अब ये वेलोसिटीज इस तरह की हैं that v2 is larger than v1, v2 is larger than v1। ये फास्ट हो जाता है और इससे ये दूर जाने लगता है क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई है। This is how a collision takes place. Okay, it is a very common case. थोड़ा सा केस अलग भी हो सकते हैं। Okay, ये collision होते हैं। collision होने के बाद क्या होता है? देखिए, मैं आपको तीन कैटेगरीज बताना चाहता हूँ। ये तो बॉल्स का कोलिजन है। एक बड़ा सिंपल कोलिजन मैंने आपको बताया था कि जब हम एक बॉल को ग्राउंड के ऊपर छोड़ते हैं और ये जाके ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है, दैट इज ए कोलिजन। यहाँ से हमने 5 मीटर हाइट से बॉल को छोड़ा, ये नीचे गई, इसकी वेलोसिटी हो गई 10 वेलोसिटी से ग्राउंड से टकराई तो उसके बाद फिर वापस उछली, 10 वेलोसिटी से वापस उछली, 10 वेलोसिटी से टकराई और वापस भी किससे उछली? 10 से। तो जितना ऊपर से नीचे गई थी उतना ही वापस वो ऊपर आ जाएगी। ओके, ये एक तरह का कोलिजन था। दूसरे तरह का कोलिजन सुनिए, ऊपर से 5 मीटर से हमने छोड़ा, यहाँ ये पहुंची, इसकी वेलोसिटी हो गई 10, यहाँ 10 से लगे और जब ये वापस उछली तो इसकी वेलोसिटी 10 नहीं रही, इसकी वेलोसिटी हो गई 7। यही जनरली होता है। अगर इसकी वेलोसिटी 7 है तो क्या ये उतनी हाइट पर आएगी? नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो ये उससे थोड़ा सा कम हाइट पे आएगी। क्यों कम हाइट पे आएगी? क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है। तो ये वाला दूसरे टाइप का कोलिजन होता है।
तो पहला कोलिजन कौन सा था? जिस वेलोसिटी से टकराया उसी वेलोसिटी से सेपरेट हुआ। दूसरा कोलिजन क्या है? जिस वेलोसिटी से टकराया उससे कम वेलोसिटी से सेपरेट हुआ। पहला वाला कोलिजन कहलाता है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक, जितने से टकराओगे उतनी वेलोसिटी से ही उछल जाओगे, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। दूसरा वाला 10 से टकराया और 7 से उठा, तो ये कहलाता है इनइलास्टिक कोलिजन। सो देयर इज वन कैटेगरी इलास्टिक कोलिजन एंड अदर इज इनइलास्टिक कोलिजन। दोनों का मतलब आपको समझ आ गया। तीसरा, इनइलास्टिक में क्या होता है? स्पीड कम होती है। हमने यहां से इसको फेंका, यहां पहुंचा 10 की स्पीड से टकराया ग्राउंड से, वापस आया 7 से, दैट इज इनइलास्टिक। दूसरे केस में एक और बॉल को फेंका, वो भी गया 10 की स्पीड से स्ट्राइक किया, उछला 3 की स्पीड से, तो भी कैसा है? इनइलास्टिक। और अभी कैसा इनइलास्टिक है? बहुत ज्यादा इनइलास्टिक। ये बात समझ में आई? अब हमने यहां से एक आटे का गोला फेंका, जिसकी रोटी बनाते हैं, उसको ऐसा ग्राउंड पे फेंका, ये ग्राउंड पे गिरा, कितना उछलेगा? नहीं उछलेगा, 0 उछला। ठीक है, ये क्या है? एक्सट्रीम केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। इसके लिए हमने एक अलग से नाम रख दिया, क्योंकि वो आटे का टुकड़ा चिपक गया और दोनों मिलकर एक बन गए, दैट इज नोन एज प्लास्टिक कोलिजन। प्लास्ट मतलब जुड़ जाना, so that is plastic collision. What is plastic collision? Plastic collision is extreme case of inelastic collision. ठीक है, ये होता है प्लास्टिक कोलिजन। ओके, अब जब कोलिजन होते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के पास जो कोलिजन कर रही है उसके पास कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? तो हमारा आंसर है उनके पास मास है और उनके पास वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कम ज्यादा होती रहती है। मास और वेलोसिटी से फिजिक्स की कौन कौन सी क्वांटिटीज बनती है? तो हमारा आंसर है मास और वेलोसिटी से मोमेंटम बनता है और मास और वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी बनती है। ओके, जब इस बॉल की हाइट भी कम ज्यादा होती है, कुछ चीजें टकराती हैं, स्प्रिंग दबता है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। ओके, तो जो चीजें आपस में कोलाइड कर रही हैं उनके पास मोमेंटम भी होता है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। कोलिजन होने से इन पर क्या इफेक्ट होता है? अब देखिए, जो मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम क्या? वो दो चीजें जो आपस में टकरा रही है, दैट फॉर्म्स ए सिस्टम। अगर एक बॉल ग्राउंड पर गिर रही है, दैट इज नॉट ए सिंगल बॉल, देयर इज ए सिस्टम ऑफ बॉल एंड द अर्थ। उस सिस्टम के दो मेंबर्स हैं, एक बॉल है और एक अर्थ है, ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, सो दैट इज ए सिस्टम। सिस्टम का कुछ मोमेंटम होता है। मोमेंटम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। तो इस केस को, हम पर्टिकुलर केस को लेते हैं। इस केस में देखिए, मास इनटू वेलोसिटी, इसका कितना हुआ? m1 u1। इसका मास इनटू वेलोसिटी m2 u2। ये है मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल, मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉल। और अगर इन दोनों के बीच में प्लस लगा दूं तो ये किसका मोमेंटम है? मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये याद रखिए, क्योंकि बाद में ये शब्द आएगा तो आप बोलेंगे कभी हम जोड़ते हैं, कभी नहीं ऐड करते हैं। क्यों? जब जब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आएगा उसका क्या मतलब है? सभी मेंबर्स का प्लस करना, वो क्वांटिटी सब के लिए प्लस करनी है। सो दिस इज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। यहां पर देखिए, ये इसका मोमेंटम कितना है? m1 और इसकी वेलोसिटी v1। इसका मोमेंटम m2, वेलोसिटी v2। एंड व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ सिस्टम? ये मोमेंटम ऑफ सिस्टम प्लस लगाने से। ठीक है, अब ये वाला क्या है? मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ टू बॉल्स।
M1 and M2. This is momentum of system of two balls, M1 and M2. Then what is the difference between two? No. इसको मैं आपको बताना चाहता हूं सिर्फ बोलकर या लिखकर। ये वाला मोमेंटम को क्या लिखूंगा, इस मोमेंटम को क्या लिखूंगा? मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम ऑफ M1 M2 ये भी है, मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम M1 M2 ये भी है। तो इसके लिए यहां से ये यहां पहुंचा, इसके बीच में कुछ हुआ है, कोलिशन। तो इसको मैं बोलूंगा मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिशन, और इसका नाम बस, ठीक है, मोमेंट ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिशन, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिशन। अब सिस्टम के मेंबर तो वही है, बाहर से कोई एनर्जी नहीं आई है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है। So when there is no external force acting on a system, then its momentum is conserved. This is law of conservation of momentum. कंजर्व होने का क्या मतलब है? एक इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट क्या है? कोलिशन। अगर मोमेंटम कंजर्व होना है तो उस इंसिडेंट के पहले का मोमेंटम और उस इंसिडेंट के बाद का मोमेंटम, दोनों की क्वांटिटी कैसी होगी? इक्वल। तो क्या चीज नहीं चेंज होती है? मोमेंटम नहीं चेंज होता है। क्या चेंज हो जाता है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसकी वेलोसिटी u1 थी, यहाँ आके v1 हो गई। v1 अलग वैल्यू है, u1 अलग वैल्यू है, u2 अलग वैल्यू है, v2 अलग वैल्यू है। पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? टोटल कंजर्वेशन ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो यहां पर हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? m1 u1 plus m2 u2, this is equal to m1 v1 plus m2 v2। ये हर कोलिजन में होता है, भले इलास्टिक कोलिजन हो, इनइलास्टिक कोलिजन हो, प्लास्टिक कोलिजन हो, कोई भी कोलिजन, हर कोलिजन में ये वाला रूल एप्लीकेबल होता है। तो नोट करिए, इन एवरी कोलिजन momentum of the system before collision is equal to momentum of the system after collision, ठीक है? किसी भी तरह का कोलिजन हो, सब में ये रूल एप्लीकेबल होगा। नोट हो गया? उसके बाद देखिए, इसके पास ये हो गया सबका, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन। उसके बाद इसके पास मास और वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी भी है। हाउ मच इज दैट? हाफ m1 u1 स्क्वायर। इसके पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ m2 u2 स्क्वायर। सिस्टम की एनर्जी कितनी मानी जाएगी? प्लस, दिस इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। ओके, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ओके, क्या ये दोनों बराबर होती है? तो आंसर इज यस एंड नो। दोनों तरह के कोलिजन हमारे नेचर में मिलते हैं, जिसमें ये एनर्जी बराबर भी होती है और बराबर नहीं भी, मोस्टली बराबर नहीं। आइडियल केस में हम क्या मान लेते हैं? बराबर होती है, बट दैट इज थ्योरेटिकल एंड आइडियल। देयर आर कोलिजन्स व्हिच आर वेरी क्लोज टू इट, पर एब्सोल्यूट रूल अगर बोलेंगे तो देयर इज नो कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज टोटली कंजर्व, नहीं होती। थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी ही। कितना भी अच्छा बॉल है, जब वो ग्राउंड से टकराएगा तो वहां के कुछ एयर पार्टिकल्स को स्प्लैश करेगा, थोड़ी सी आवाज करेगा, टकराने के कारण थोड़ी सी हीट कन्वर्ट करेगा, तो उसकी एनर्जी बाहर गई। बाकी एनर्जी को लेके वो वापस आएगा तो उसकी वापसी की काइनेटिक एनर्जी उतनी तो नहीं रह सकती, क्योंकि उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी ही थी जिसमें से ये तीन एनर्जी छिटक गई।
तो उसकी एनर्जी कम होनी ही होती है, होता है। लेकिन ये एनर्जी कम चीजों में, बहुत कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिसमें ये एनर्जी बहुत कम लॉस होती है। जैसे स्टील के बॉल्स का आपस में कोलिजन, तो स्टील के बॉल ऐसे आपस में दबते नहीं है, ऐसा दबा फिर ऐसा वापस गया। ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्प्लैश होगा, उतनी ज्यादा हीट होगी, तो उसमें बहुत कम होता है। वैसे ही हाथी दांत जो रहते हैं, दोज आर वेरी हार्ड, और उससे जब भी कोलिजन होता है वो भी बिल्कुल कंप्रेस नहीं होता, तो दैट कोलिजन इज ऑल्सो वेरी गुड कोलिजन जिसमें एनर्जी कंजर्व होती है। ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये जो दोनों चीज है इसके बेसिस पे हमने इनका नोमेनक्लेचर किया। इफ द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, दैट मींस वेलोसिटी इज कंजर्व, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किससे बनती है? वेलोसिटी से, हाफ mv स्क्वायर, m तो सबका वही रहेगा। तो अगर एक बॉल 10 की स्पीड से स्ट्राइक किया और 10 की स्पीड से उछला, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, और ये कोलिजन कौन सा होता है? इलास्टिक। और 10 से टकराया और 7 से उछला तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो ये कौन सा हो गया? ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो नोट करिए, नंबर 1, इलास्टिक कोलिजन इज द वन, इलास्टिक कोलिजन इज द वन in which the momentum of the system is conserved, momentum of the system is conserved, as well as kinetic energy is conserved. Number 2, inelastic collision. Inelastic collision is the one in which momentum of the system is conserved, but kinetic energy is not conserved. Kinetic energy is not conserved. There is some loss of kinetic energy. There is some loss of kinetic energy. ठीक है, this is inelastic collision. प्लास्टिक भी लिख लीजिए, plastic collision. In this, momentum of the system is conserved. Momentum of the system is conserved. The bodies do not separate. The bodies do not separate after collision. Bodies do not separate after collision. Okay. Full stop. There is lot of loss in kinetic energy. There is lot of loss in kinetic energy. Okay, which is converted into other forms of energy. Which is converted into other forms of energy. Okay, so these are three or rather two, elastic and inelastic types of collision. Collision में जो क्वांटिटीज हम लोग डील करते हैं वो क्वांटिटीज कौन कौन सी है? मास, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन एंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। इसमें
हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशंस करनी है। सपोज इट इज गिवन टू अस दैट देयर आर टू बॉडीज व्हिच आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, देयर मास इज m1 and m2 given. They are moving with velocity u1 and u2, 20, 30 or something, that is also given. Then after collision, how much will be the velocity of m1 and how much will be the velocity of m2? इस हमको क्या चीजें पता लगानी है, v1 and v2, ये दो चीज। तो हम लोगों को एक डेरिवेशन करना है and that derivation tells us कि v1 और v2 हम कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमारे पास तीनों अलग अलग केसेस के लिए तीन अलग अलग तरह की कैलकुलेशन हमको करनी पड़ती है, इलास्टिक, इनइलास्टिक और प्लास्टिक, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल तीनों के अलग अलग होते हैं। एक में काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर यूज कर सकते हैं, दूसरे में नहीं कर सकते, तीसरे में नहीं कर सकते, उसमें वेलोसिटी निकालने का दूसरा तरीका है। तो ये जो वेलोसिटी निकालने का डेरिवेशन है, दिस नाउ वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, इट्स अ लॉन्ग डेरिवेशन और तीनों तरह के कोलिजन हम करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आपका वर्क पावर एनर्जी दैट विल बी फिनिश्ड।